नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। अपन कक्षा 10वीं के पाठ नंबर फर्स्ट और सेकंड की बात कर चुके हैं। पाठ नंबर थर्ड की अपन बात कर रहे हैं, जिसका नाम है जेनेटिक्स, और जिसके बारे में कल अपने कुछ चर्चा की थी। पाठ का सामान्य इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा था, और आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एकल संकर संकरण के बारे में। संकरण की क्रिया क्या होती है, मेंडल की खोज, मेंडलवाद के पुनः नियम किसने दिए, मेंडल ने आनुवंशिकी के अंतर्गत कितने प्रकार के नियम दिए, कितने प्रकार की संकरण की क्रियाएं की, उनका अपन आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेंडल ने जो 7 वर्षों तक 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, उनमें से मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है। पादप का लक्षण मतलब पादप की स्थिति क्या है, उसके बाद प्रभावी लक्षण, और दूसरा होता है अप्रभावी लक्षण। यहाँ पर बताना चाहूंगा, प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट होते हैं, उन्हें प्रभावी, और जो F1 पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं हो पाते हैं, उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। अर्थात जब जैसे कोई कुश्ती या कोई भी ऐसी प्रतियोगिता होती है जिसमें जो जीतता है वो प्रभावी और नहीं जीतता है वो क्या कहलाता है, अप्रभावी कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला है पादप की ऊंचाई, और पादप की ऊंचाई के अंदर पादप या तो लंबा होगा या फिर क्या होगा, बौना होगा। दो ही ऑप्शन होंगे, जिनमें लंबा होगा तो प्रभावी और बौना होगा तो अप्रभावी। उसके बाद पुष्प की स्थिति कक्षीय होगा प्रभावी और अग्रस्त होगा अप्रभावी। उसके बाद फली की आकृति या तो मुड़ी हुई होगी या सिकुड़ी हुई या फिर फूली हुई। तो फूली हुई होगी तो प्रभावी, और सिकुड़ी हुई होती क्या होगा, अप्रभावी। उसके बाद फली की आकृति होगी, फली का रंग हरा होगा या फिर पीला होगा। अगर हरा होगा मतलब प्रभावी बारिश है, और अगर पीला होगा तो अप्रभावी मतलब मुड़ी हुई है। उसके बाद पुष्प का रंग बैंगनी या सफेद होगा। बीज की आकृति बीज होगा या तो गोलाकार होगा या फिर झुर्रीदार होगा। झुर्रीदार है प्रभावी और गोलाकार होगा प्रभावी। बीज का रंग पीला होगा या फिर क्या होगा, हरा होगा। ये मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण दिए जिनका अपने अध्ययन किया है। ये मेंडल के द्वारा ही दिए गए, 7 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन करने के बाद ये लक्षण दिए गए। उसके बाद अपन आज पढ़ेंगे कुछ परिभाषाएं। मेंडलवाद की पुनः खोज, मेंडल ने किन किन नियमों को दिया आनुवंशिकी के अंतर्गत, उनका अपन आज अध्ययन करेंगे। तो मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा जब 22 जुलाई 1822 के अंदर इनका जन्म होता है, किनका जन्म होता है, मेंडल का 22 जुलाई 1822 को, और इनकी मृत्यु होती है 1884 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तब सारी दुनिया इनके नियमों को भूल जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर इनके नियमों को याद रखने के लिए, इन मेंडल को याद रखने के लिए सन 1900 ईस्वी के अंदर 3 प्रकार के वैज्ञानिक आते हैं, और तीनों ही वैज्ञानिक मेंडल ने जो नियम दिए थे उन नियमों की पुनः खोज करते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है नव मेंडलवाद या मेंडलवाद के नियमों की पुनः खोज। सबसे पहला जो वैज्ञानिक है उसका नाम है ह्यूगो डी ब्रीज। क्या नाम है, ह्यूगो डी ब्रीज। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो वैज्ञानिक आता है उसका नाम होता है कार्ल कोरेंस। क्या नाम होता है, कार्ल कोरेंस। और थर्ड नंबर की बात करें तो वॉन शेरमॉक। कौन सा वैज्ञानिक आता है, वॉन शेरमॉक। ये तीनों ही प्रकार के वैज्ञानिक आते हैं जो किनकी खोज करते हैं, नव मेंडलवाद की इनके द्वारा खोज की जाती है। अर्थात मेंडल की पुनः खोज। किसकी खोज, मेंडल के नियमों की पुनः खोज। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किस वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, तो 3 प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और वॉन शेरमॉक के द्वारा 1900 ईस्वी के अंदर मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई। आपको पता होना चाहिए कि ये ह्यूगो डी ब्रीज वही वैज्ञानिक है जिन्होंने उत्परिवर्तन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, उत्परिवर्तन की खोज की थी। अर्थात जीवों के अंदर होने वाले अचानक वे परिवर्तन जिनके कारण उनकी जीनीय संरचना और उनका लक्षण प्ररूप बदल जाता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है, उत का मतलब होता है अचानक और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। तो ये भी इस उत्परिवर्तन की खोज भी किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। ये मेंडलवाद के पुनः खोज के 3 वैज्ञानिक है।
उनके बाद अगला अपन बात करेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंदर लगभग 10-12 प्रकार की परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं, जो पहली परिभाषा है उसका नाम है जीन। क्या नाम है? जीन। जीन होता क्या है? तो सामान्य शब्दों के अंदर जब माता और पिता दोनों के मध्य संकरण कराया जाता है, क्रॉस विथ पिता, तो इन माता से जो लक्षण आते हैं और इधर से पिता से, तो इन लक्षणों का जब संतति के अंदर ट्रांसफर होता है और उत्पन्न होने वाली संतति के अंदर वही लक्षण पाए जाते हैं जो माता और पिता के अंदर होते हैं, तो ये लक्षण जिस माध्यम के द्वारा माता और पिता से संतति में ट्रांसफर हुए वो माध्यम क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि आनुवंशिकी की या आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई किसकी? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई। कैसी इकाई? सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। अर्थात आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन कहलाती है। इस जीन के द्वारा किसी सजीव के लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। किसका? सजीव के लक्षणों का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ये जीन जो शब्द दिया था कल अपन बात कर चुके हैं, किस वैज्ञानिक के द्वारा? जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और इसी जीन को कारक किसने कहा था? उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेंडल। मेंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसी जीन शब्द को क्या कहा गया? कारक कहा गया। और जॉनसन ने क्या नाम दिया? जीन। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है। सजीवों के लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। सेकंड नंबर पर अपन बात करते हैं युग्म विकल्पी। किसकी बात करते हैं? युग्म विकल्पी। सामान्य शब्दों में बात करें तो युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या मतलब होता है? जोड़ा। अर्थात किसी भी सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए, किसी भी सजीव के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए, किसको नियंत्रित करने के लिए? लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जीन के दो प्रारूप या फॉर्मेट, जीन के दो प्रारूप या फॉर्मेट क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें पादप की ऊंचाई, किसकी बात करें? पादप की ऊंचाई। तो पादप की ऊंचाई के अंदर दो भाग रहेंगे, एक रहेगा कैपिटल टी और दूसरा रहेगा स्मॉल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या होगा? लंबा होगा, और स्मॉल टी का मतलब पादप क्या रहेगा? बौना रहेगा। क्या रहेगा? बौना। तो ये दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर युग्म विकल्पी को भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग रहता है समयुग्मजी। कौन सा रहता है? समयुग्मजी। और दूसरा भाग कौन सा रहता है? विषम युग्मजी। सामान्य शब्दों में अपन बात करें तो सम का मतलब होता है समान, अर्थात दोनों ही समान प्रकार के होने चाहिए। क्या? युग्म विकल्पी। या कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। और विषम युग्मजी का मतलब होता है दोनों ही अलग अलग प्रकार के होने चाहिए। अगर अपन सामान्य बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, ये क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी। दोनों ही जीन अलग अलग प्रकार के हैं और यहाँ पर दोनों ही समान प्रकार के, इसलिए क्या हो जाएगा? सम युग्मजी। उसके बाद नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे, दो भाग हो गए हैं, तीसरा भाग रहता है यहाँ पर लक्षण प्ररूप, जीन प्ररूप, और उसके बाद विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ बात करेंगे लक्षण प्ररूप की। किसकी बात करेंगे? लक्षण प्ररूप। और दूसरा रहता है यहाँ पर अपना जीन प्ररूप। कौन सा रहता है? जीन प्रारूप। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। लक्षण प्ररूप का सामान्य मतलब यह होता है कि किसी भी सजीव की बाह्य आकारिकी क्या कहलाती है? लक्षण प्ररूप कहलाती है। किसी भी सजीव की बाह्य आकारिकी को अपन क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूप। वो बाहर से दिखाई देने में कैसा है? जैसे अपन नंबर 1 की बात करें, पादप की ऊंचाई। किसकी बात करें? पादप की ऊंचाई की बात करें तो पादप की ऊंचाई बाहर से देखने पर या तो क्या होगा? एक नंबर ऑप्शन रहेगा लंबा,
और 2 नंबर ऑप्शन अपना क्या रहेगा, बोना, अर्थात कैपिटल टी और इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। लेकिन अपने पास जो लंबा और बोना ये दोनों लक्षण हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। दूसरा रहता है जीन प्रारूप। तो जीन प्रारूप होगा किसी भी सजीव की आंतरिक जीनीय संरचना। कैसी संरचना, आंतरिक जीनीय संरचना क्या कहलाती है, जीन प्रारूप कहलाती है। उसकी जीनों की संरचना कैसी है शरीर के अंदर, ये जो प्रारूप दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहा जाता है। जैसे अपन बात करें तो किसी भी पादप के अंदर जो भी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे पादप की उसकी आंतरिक आकारिकी कैसी है, तो ये विभिन्न प्रकार के लक्षण क्या कहलाते हैं, जीन प्रारूप कहलाते हैं। और इनको हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये इन प्रकार के घटकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और लक्षण प्रारूप को हमेशा हिंदी भाषा के अंदर जैसे लंबा बोना है, अग्रस्त कक्षीय है, ठीक है, आकृति है, फली की आकृति सिकुड़ी हुई या मुड़ी हुई, बीज का आकार गोलाकार है या फिर झुर्रीदार है, ये इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उनके बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे संकरण क्या होता है और संकरण कितने प्रकार के अंदर यहाँ पर अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन संकरण की बात करें तो संकरण होता क्या है, तो संकरण का मतलब ये होता है कि जब इधर एक कोई भी भाग, जैसे अपन बात करें नर और इधर की तरफ मादा, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो क्रॉस कराया जाता है, अर्थात जो संकरण कराया जाता है, और इस संकरण से जो नई संतति पैदा होती है, इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, संकरण कहा जाता है। और इससे उत्पन्न होने वाली ये जो संतति होगी, इस संतति को अपन क्या कहा जाता है, संकर संतति कहा जाता है, अर्थात अपन क्या कहते हैं, संकर संतति कहा जाता है। ठीक है, ये अपन इनका अध्ययन करेंगे। और इसके अंदर उसके बाद जो अगला पार्ट यहाँ पर चलता है, जिसके अंदर अपन बात करेंगे संकरण, और संकरण के अंदर मुख्य भाग है तो ये होगा संकरण। उसके बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे एकल संकर संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण क्या होता है। तो सबसे पहला अपना यहाँ पर भाग रहता है जिसका अपन अध्ययन करेंगे एकल संकर संकरण। किसका अध्ययन करेंगे, एकल संकर संकरण, ठीक है, इनका अध्ययन करेंगे। उसके बाद 2 नंबर बात करें तो 2 नंबर अपन अध्ययन करेंगे द्विसंकर संकरण। किसका अध्ययन करेंगे, द्विसंकर संकरण, इन दोनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि संकरण है, इसका मतलब यहाँ पर जोड़े में जीनों का पाया जाना बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, एकल संकर संकरण के अंदर एक जोड़ी, कितना जोड़ी हो, नाम से ही आपको पता चल रहा है एक जोड़ी। और लक्षण कैसे होने चाहिए, विपर्यासी, अलग अलग प्रकार के लक्षण होने चाहिए। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, एकल संकर संकरण कहा जाता है। और जब 2 जोड़ी, कितने जोड़ी, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। एकल संकरण संकरण का मतलब जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण, और द्विसंकर संकरण का मतलब जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अगला अपन इन पर विस्तृत चर्चा अगली क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।